बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो कहानी जिसने मेरे साथ शेयर की है, वो अपने आप को मुजरिम भी कहता है, मुल्ज़िम भी कहता है। और बड़ी बात होती है कि अपने आप को मान जाना कि ये मेरी गलती थी, और ये गलती का इकरार करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक सास है, एक माँ है। और एक सास और एक माँ ने ये स्टोरी इसलिए मेरे साथ शेयर की कि ये मैं आपके साथ शेयर करूं, और आपको मालूम हो कि कभी-कभी कुछ गलतियां जो है वो इरिपेरेबल होती हैं, ऐसी होती हैं कि जिनसे वापस पलटना जो है मुमकिन नहीं होता। इस खातून ने अपने बेटे को अ, ऐसे खोया है कि वो जिंदा तो है लेकिन एक लाश की मानंद है। ऐसा क्यों है? ये ज़रूर प्लीज़ सुनिएगा। माएँ भी सुनिए जिन्होंने अपने बेटों की कल शादियाँ करनी है। वो माएँ भी सुने जिनके बेटे अभी ज़िंदा हैं, जिनकी शादियाँ उन्होंने कर दी हैं और वो उनके घरों को दानिस्ता या नादानिस्ता खराब कर रही है। कई दफ़ा इंसान जब कुछ गलत कर रहा होता है ना, उसे मालूम ही नहीं होता कि वो गलत कर रहा है। वो ये सोचता भी नहीं है कि उसके कितने खराब रिज़ल्ट्स हो सकते हैं। बस वो अपनी ज़ात को तस्कीन देने के लिए अपने आप को जस्टिफ़ाई करता है कि नहीं, जो मैं ये कर रहा हूँ, मैं दुरुस्त कर रहा हूँ। ये तो मैं अपने बच्चे की खुशी के लिए कर रहा हूँ, बच्चे की अच्छाई के लिए। लेकिन उनको नहीं पता कि वो कितनी ज़िंदगियाँ बर्बाद करने की वजह बनता है। मैं लंबी तमहीद नहीं बाँधूँगी और मैं स्टोरी की तरफ आती हूँ। इसको ज़रूर शेयर करें, माँओं के साथ, बच्चों के साथ, लड़कों के साथ, बेटों के साथ, ताकि लड़कों को भी पता लगे कि उन्होंने बैलेंस कैसे करना है। क्योंकि ख़ास तौर पे मैं एक छोटी-सी बात करके आगे बढ़ जाऊँगी कि अगर मर्द को ये समझ आ जाए ना कि उसने माँ और बीवी के दरमियान बैलेंस कैसे करना है, तो लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। लेकिन जहाँ पर मर्द का बेंड जो है एक तरफ ज़्यादा हो जाता है, माँ का एहतराम वाजिब है, लेकिन साथ ही बीवी जो है, जो अपना घर छोड़ के, सब कुछ छोड़ के आपके घर आई है। देखिए, कहने को ये बातें बड़ी नॉर्मल हो गई हैं कि घर छोड़ के आई है, बड़ा मुश्किल होता है। अपने सबको छोड़कर, प्यारों को छोड़कर, अपनी एक लाइफ को छोड़कर किसी और के घर आना और फिर वहाँ पर मुलाज़िम बन जाना। माज़रत के साथ आजकल मुलाज़िम ही समझ लिया जाता है। तो बहुत सोचने की ज़रूरत है, और ये स्टोरी ज़रा गौर से सुनिएगा कि किस तरह से घर बर्बाद होते हैं और फिर किसी का कख नहीं बचता। वही माँ जो समझती थी कि शायद मैं अपने बेटे को अपनी मुट्ठी में कर रही हूँ, आज वो कहती है कि काश वो इस तरह ना होता। जिस हालत में वो अब है, वो इस हालत में ना होता, अपनी बीवी के साथ ही रहता, भले मुझे सालों नज़र ना आता। तो अब क्या फ़ायदा कहते हैं ना, वो अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। हुआ कुछ इस तरह से जनाब कि ये खातून जो है, जैसे बहुत सी माँओं के अरमान होते हैं कि बेटे के लिए अच्छी-सी चाँद-सी बहू भी लेकर आऊँ, पढ़ी-लिखी भी हो, सब कुछ हो, हम जैसे भी हों, लेकिन बहू जो है वो बहुत अच्छी हो। तो ऐसी इनकी भी ख़्वाहिश थी, पढ़े-लिखे ख़ानदान से, एक बड़ी अच्छी फ़ैमिली से अपने बेटे के लिए बहू लेकर आती हैं और बड़े अरमानों के साथ बेटे का ब्याह करती हैं। लेकिन उसके बाद शायद कुछ भूल जाती हैं कि जो अरमानों के साथ ब्याह किया, उसको अरमानों के साथ थोड़ा आगे बढ़ने भी दें। लेकिन शुरू दिन से ही वो जो एक ज़्यादातर हम देखते हैं सास और बेटे के दरमियान और बहू आ जाती है, उनको लगता है सासों को, वो कहती हैं कि हमने तो बेटा दे ही दिया। तो वो वाला सीन हो जाता है और होता कुछ इस तरह है कि शुरू-शुरू दिन में पहले छोटी-छोटी बातें बुरी लगती हैं, बहू का देर से उठना, फिर जब उन चीज़ों को सीधा कर लेती हैं, तो उसके बाद बहू का मैके जाना, और ये छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं अपने बेटे के कान में आहिस्ता-आहिस्ता डालते रहना। वो जो कपल नया-नया शादीशुदा था, जो प्यार-मोहब्बत से अपने रिश्ते का आगाज़ कर रहा था, उसमें छोटी-छोटी ये चीज़ें जो हैं, जब माँ ने देखा कि बेटे को मैं कहती हूँ, तो वो कई दफ़ा मुझे कहता है, अम्मी क्या हुआ? तो उन्होंने फिर दूसरे रास्ते इख्तियार करने शुरू किए। वो दूसरे रास्ते बड़े गलत थे। वो कहती हैं कि मुझे उस वक़्त अंदाज़ा नहीं हुआ, ना मैंने अपना एहतसाब किया, लेकिन मैंने बहुत गलत किया। अब गलत क्या किया उन्होंने? उन्होंने ये करना शुरू किया कि अपने बेटे को अपने साथ जोड़ने के लिए बहू के खिलाफ कुछ ऐसी चीज़ें करनी शुरू की, जिस तरह उन्होंने ये किया कि वो कहती है, अब वो खुद मान रही है, मैं कहती हूँ मैं हैरान होती हूँ कि अब उन्हें समझ आ रहा है कि मैं गलत कर रही थी, लेकिन उस वक़्त उन्हें समझ ना आया। वो कहती है मसलन कि जो भी घर में गलत काम छोटा-सा भी होता था, यानी कोई गलती हो गई, कोई नल का खुला रह गया, कोई झाड़ू बाहर पड़ा रह गया, तो मैं अपने बेटे को बताती थी। फिर उसके बाद जब मुझे पता होता था कि बहू ने कोई खाना बनाया है, तो मैं उससे ज़्यादा अच्छा खाना जो है मैं अपने पास तैयार कर लेती थी। उनके घर जो है वो इस तरह से थे कि 3 मंजिला बिल्डिंग थी, और उसमें एक हिस्से में सास-ससुर रहते थे, दूसरे में बेटा और तीसरे में इनकी जो है बाकी की फैमिली जो है वो सेटल थी। अच्छा, अब इन्होंने क्या करना कि जिस वक़्त बेटा बाहर से आता था तो उसको पहले से फ़ोन कर देती थी कि बच्चे, मैंने तो आज तुम्हारी पसंद का ये बनाया। अब वो बजाय ये कि अपनी बीवी के साथ बैठ के खाए, सीधा अपनी माँ के पास चला जाता। उसके बाद उन्होंने एक और काम करना शुरू किया। उन्होंने बेटे के दोस्तों को फ़ोन कर के कि मुझे लगता है ये बड़ा उदास रहता है, इसको बुलाया करो, महफ़िलों में बैठे कोई थोड़ा, ये क्या सारा वक़्त बीवी के साथ बैठा रहता है। अब क्या होना शुरू हुआ जनाब कि बेटा पहले खाना बीवी के साथ ना खाए,
माँ के साथ खाए। अच्छा, बीवी ने 1-2 बार ये कहा कि हम सब मिलके खा लें, तो उसको जानबूझ के अलग करना शुरू कर दिया। वो कहती हैं कि मैंने उसको कहना शुरू किया कि बेटा मैं तो बस थोड़ा-सा 1 आध पराठा ही बना देती हूँ, तुम क्या करोगी आकर? अच्छा, उसके बाद उन्होंने अगला काम क्या शुरू किया, कहते सिर्फ़ आउट ऑफ जेलसी में करी थी। वो लड़की अच्छी थी, उसमें कोई बुराई नहीं थी, लेकिन आउट ऑफ जेलसी कि मेरा बेटा जो है वो मेरे हाथ में रहे। उनको लगता था कि ये मेरे हाथ से निकल रहा है। जब कभी वो कहीं प्लान करते कहीं बाहर जाने का, तो वो बीच में कुछ ना कुछ अपना वो कहती हैं मैं अपना कभी सर दर्द का कर लेती थी बहाना, कभी मैं कुछ और कि उनकी वो चीज़ जो है वो कैंसल हो जाए। उसके बाद जब मुझसे ये देखा ना गया कि ये शामों को अपनी बीवी के पास बैठता है, तो मैंने उसके दोस्तों को कहना शुरू किया कि ये उदास रहता है, इसको थोड़ा अपनी कंपनी में बुलाओ। और उसके बाद मैं उनके दोस्तों को खुद चाय पे बुलाना शुरू हो गई कि वो आएँ और ये बैठे उनके पास और ये फिर जाना शुरू करें। और उसने वही एक्टिविटीज़ जो शादी से पहले एक आप कहिए कि एक आज़ाद लड़कों की होती है, वो वाली उसने एक्टिविटीज़ दोबारा शुरू कर दी, जिसने थोड़ा-सा अपने आप को घर की तरफ करना शुरू किया था। वो कहती है ये चीज़ें जो हैं आहिस्ता-आहिस्ता होनी शुरू हुई और यहाँ तक कि इनके घर में लड़ाइयाँ पड़नी शुरू हो गईं। जब ये लड़ता था तो वो मेरे पास आ जाता था, ऊपर ही आके सो जाता था और मैं जो हूँ इस चीज़ पे बड़ी खुश होती थी कि मेरा बच्चा। मैं यहाँ पे एक बात कहूँगी क्योंकि हैरत-अंगेज़ तौर पर अपना इतना कड़ा एहतसाब जो है बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि वो कहती हैं कि उस वक़्त जब ये सब कुछ हो रहा था तो मैंने कहीं उस वक़्त नहीं सोचा था कि मैं गलत कर रही हूँ। मुझे ऐसे लगता था कि वो वाक़ईतन कुछ चीज़ों में गलत है, वो मेरे बेटे को डिप्रेस कर रही है, उसको घर में बाँध के रख रही है। छोटी-छोटी चीज़ें मुझे उसकी बुरी लगती थी, जबकि वो अब मैं सोचती हूँ तो उसकी मासूमियत थी। या मैं अगर अपना देखूँ तो मेरी अपनी बेटी जो है वो भी इसी तरह की गलती अपनी ससुराल में करती थी, तो उसके लिए मेरी हमदर्दियाँ थीं। लेकिन इसके लिए मेरी वो हमदर्दियाँ नहीं थीं। मैं छोटी-छोटी बातों के इसके बुरा मना जाती थी, लेकिन जब मैंने अपना एहतसाब किया और जब मैंने अब अपने बेटे को इस हाल में देखा है, तो मुझे अब अंदाज़ा होता है कि मैं गलत थी। अच्छा, एनीवे, वो कहती है ये सब कुछ चलता रहा, लड़ाई झगड़े भी चलते रहे, फिर मियाँ-बीवी में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो वो मुझे कई दफ़ा उसे बुरा-भला बोलती है उसके सामने। मैं जब ये बातें सुनती हूँ मुझे बुरा लगता है और फिर मैं अपने बेटे को और अपनी तरफ करने की कोशिश करती हूँ, ये सोचकर कि ये तो मेरे बारे में ऐसा बोल रही है, तो मैं इसको मज़ा चखाती हूँ। और इस तरह की बहुत सी चीज़ें उन्होंने कही। मैं अब इतनी डिटेल में जो उसको नहीं बयान कर सकती, जो उन्होंने बयान की है। एनीवे, अब होता क्या है, वो कहती हैं कि इसी दौरान में मेरे बेटे के घर एक बेटे की भी विलादत हो जाती है और दोबारा से बहू जो एक्सपेक्ट कर रही होती है, उन्हीं दिनों वो कहती है कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि मेरी बेटी जो है वो घर आई और ज़ाहिर-सी बात है जब नंद वग़ैरह घर आए और फिर कुछ चीज़ें छोटी-छोटी ऐसी हुई जो पहले ही वो एक कहती है कि बहू जो है वो मुझसे बहुत मुतनफ़्फ़िर भी हुई हुई थी और कुछ चीज़ें उसके दिल में भी थी, कुछ छोटी-छोटी बातें हुई और 1-2 बार में बहस-मुबाहिसा हुआ मेरी बेटी के साथ भी। और उसके बाद जो है मैंने ठान लिया कि अब ये इस घर में नहीं रहेगी। अब ये इस घर में नहीं रहेगी, वो कहती है जब मैंने ये ठान लिया तो फिर उसके बाद वो कहती है कि मैंने एक और काम किया। मैं इससे पहले तो अपने बेटे को अपने काबू में करती रही थी। उसके बाद वो कहती है कि मैंने उसको अपने काबू में करने के लिए ये किया कि अपने ही बेटे के खिलाफ मैंने कुछ चीज़ें जो हैं, उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की थी कुछ पुरानी उसकी दोस्तियाँ थी कुछ शादी से पहले की, मैंने वो चीज़ें उसके साथ उस मैं कहती हैं कि मैंने उसको कहा कि अलमारी से कोई चीज़ ले आओ। वो अलमारी से लेने गई और उसको वहाँ से वो उसके पुराने खत मिले, चीज़ें मिली। उसने वो देखी और उसके बाद उनके घर में जो भी लड़ाई झगड़ा पड़ा और उसके बाद कहती है कि काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ, उसने उसको कहीं मारा और मारने की वजह से उसका सर जो है जाके चारपाई से टकराया और उसके बाद उसके सर फट गया और चूँकि वो एक्सपेक्ट कर रही थी, फैमिली वे पर थी और उसका वो मिसकैरेज हो गया। कहती है कि वो बच्ची जो है अपने फिर घर चली गई और कहती है कि उस दिन पहली बार मेरे ऐसे मुझे लगा कि कुछ मैंने गलत किया है और मेरे दिल पे बड़ा बोझ था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैं कभी अपने आप को कसूरवार कहती हूँ, कभी मैं कहती कि मैंने तो नहीं कहा था कि मारो, तो अगर उसने मारा तो ये तो उसकी अपनी गलती है। वो कहती है इस बात का मेरे बेटे के दिल पे बड़ा असर हुआ। उसको ऐसे लगा जैसे वो अपनी ही औलाद का कातिल है। वो कहती हैं कि ये चीज़ जो है, ये वो अपने ज़हन से उतार नहीं सका। वो बहुत परेशान रहना शुरू हो गया। जो बहू थी वो अपने मैके गई और उसके बाद उसने वापस आने से इनकार कर दिया और तलाक के लिए अदालत से भी रुजू किया। और जब तलाक के वो कागज़ात जो हैं वो आए और मतलब जो भी अदालत की तरफ से होते हैं, तो वो कहती हैं कि मेरा बेटा जो है इस सदमे को बर्दाश्त ना कर सका। उसने बड़ी कोशिश की उसे सुलह करने की, उसे बुलाने की, क्योंकि उसको अपना बेटा भी याद आता था। और फिर वो बेटे के मामलात, वो सारे अदालती मामलात, वो कहती हैं कि जिस दिन अदालत ने ना सिर्फ़ ये कि तलाक की डिग्री जो है वो जारी की, उसके अलावा खुला जो उसने माँगी थी, वो खुला की डिग्री जो जारी की, उसके अलावा बेटे के हवाले से जब अदालत ने ये कहा कि बेटा माँ के पास रहेगा क्योंकि वो शीरख़ार भी है और बाप को सिर्फ़ हफ़्ते में 1 बार मिलने की इजाज़त होगी और वो भी क्योंकि अदालत की निगरानी में और वो अदालती अहाते में और इन तमाम चीज़ों का जब हुआ, तो वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सका। वो कहती कि उसने अपने आप को कमरे में बंद रखना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा सिगरेट पीने शुरू कर दिया और उसकी हालत आहिस्ता-आहिस्ता बिगड़ती चली गई और यहाँ तक कि
वो اس کو ہمیں سائیکالوجسٹ کو سائیکیٹرسٹ کو دکھانا پڑا، وہ دوائیوں پر آ گیا اور اس کو سب سے زیادہ جو راتوں کو اٹھ کر بیٹھ جاتا تھا اور چیخے مارتا تھا کہ میں اپنے بچے کا قاتل ہوں، اور اس کے بعد وہ اپنے بیٹے کو یاد کر کے بہت روتا تھا اور کہتی ہیں کہ آہستہ آہستہ اب اس کی حالت ایسی ہے کہ وہ ہم میں ہوتے ہوئے بھی ہم میں نہیں ہے، بالکل جس طرح پاگلوں کی طرح مدہوش ہے، کسی چیز کا اسے کچھ پتا نہیں ہے، کئی دن کپڑے نہیں بدلتا، کام پر نہیں جاتا۔ وہ کہتی ہیں کہ آج میں اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتی ہوں، میں آج عدالت میں کھڑی ہوں کہ مجھے کوئی سزا دے، لیکن مجھے کوئی سزا نہیں دیتا، میں کسی کو بتا نہیں سکتی، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ میں اس کہانی کو لوگوں تک پہنچاؤں، خاص طور پہ ان ماؤں تک پہنچاؤں جو اپنے بیٹوں کی زندگی اپنے ہاتھوں سے تباہ کرتی ہیں اور اس وقت ان کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہی ہے، لیکن ان کی ایک ایک بات کسی لڑکی کی زندگی کو کتنی بری طرح متاثر کر رہی ہوتی ہے۔ یہ کہانی آپ یقین مانیے سن کر رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں سوچتی ہوں کہ انسان کبھی کبھی کتنا ظالم ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر دے، سکون دے اور ایسی آفت سے ہر ایک کو بچائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔